आज हम आपको बंध श्रृंखला वाले यौगिकों के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि बंध श्रृंखला वाले यौगिक वे यौगिक होते हैं जो चक्रीय रूप में होते हैं, चक्रीय संरचना। तो यदि कोई भी यौगिक चक्रीय रूप में पाया जा रहा है, मतलब उसे हम बंध श्रृंखला वाले यौगिक कहेंगे। इस बंध श्रृंखला वाले यौगिक को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग है एलिसाइक्लिक, और दूसरा भाग है एरोमेटिक। या इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको, समचक्रीय और दूसरा है विषम चक्रीय। तो कॉमन रूप में यदि हम देखें तो बंध श्रृंखला को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक समचक्रीय रूप में और दूसरा विषम चक्रीय। नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, समचक्रीय मतलब समान चक्र होगा, समान हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, और विषम चक्रीय है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी दूसरे विषम संयोजी परमाणु यदि मौजूद हैं तो उसे हम कहेंगे विषम चक्रीय। समचक्रीय को दो भागों में विभाजित किया गया है, इसे हम एलिसाइक्लिक कहते हैं और दूसरे भाग को कहा जाता है एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक को हम दो भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है बेंजीनॉइड और दूसरा है नॉन बेंजीनॉइड। तो इस प्रकार से आप देखिए, सबसे पहला हमने आपको समचक्रीय के रूप में दो भाग में विभाजित किया है, एक एलिसाइक्लिक रूप में और दूसरा एरोमेटिक यौगिक में। यदि हम एलिसाइक्लिक की बात करें, जैसा कि हम इसको पिछली बार आपको बता चुके हैं कि जो एलिसाइक्लिक होंगे उसका मान कार्बन और हाइड्रोजन का जब हम अनुपात देखते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन की संरचना इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, इस प्रकार से। तो इसे हम कहेंगे, चूंकि ये संरचना चक्रीय रूप में है तो इसे हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कहा जाएगा। यदि हम एरोमेटिक, क्योंकि एलिसाइक्लिक यौगिक में इसके उदाहरण के रूप में, इसे हम विस्तार से आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:2 होता है। यहाँ पर देखिए कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 6 दिखाई दे रही है, तो ये जस्ट उसका कार्बन का डबल है, इसलिए इसे हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। दूसरा प्रकार है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिकों को भी हम दो भाग में विभाजित करते हैं। इसमें एक भाग है बेंजीनॉइड संरचना, बेंजीनॉइड यौगिक। यदि हम बेंजीनॉइड यौगिक की बात करें तो बेंजीनॉइड का मतलब होता है कि जब किसी यौगिक में एक बेंजीन की संरचना अत्यंत आवश्यक रूप में मौजूद होती है तो उस संरचना को हम कहते हैं बेंजीनॉइड यौगिक। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक संरचना लिखी, यहाँ पर इस प्रकार से हम संरचना एक बना सकते हैं जिसमें
एकांतरित क्रम में द्विबंध और एकल बंध मौजूद होते हैं। तो ये जो संरचना है जिसमें कार्बन की संरचना, कार्बन के परमाणु यहाँ 6 हैं और हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पर 6 हैं, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या CH 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर इस संरचना को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो बेंजोनाइट यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो समान होता है, लेकिन एलिसाइक्लिक में आपने देखा कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है, यहाँ पर कार्बन की जो मात्रा होगी वो हाइड्रोजन से आधी होगी। तो जो संरचना होगी उसे हम एलिसाइक्लिक कहेंगे। और यदि हम बेंजीनाइट संरचना या बेंजीनाइट यौगिक की संरचना के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बेंजीन की एक संरचना का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसका सूत्र है C6H6। उसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गोल रिंग के रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। तो जो बेंजीनाइट संरचना होगी उसे यदि हम दूसरे रूप में लें तो इसको हम इस प्रकार से भी बता सकते हैं। एक दूसरी संरचना है, इसमें सभी में आप देखिए बेंजीन की रिंग आपको दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल बेंजीन की रिंग दिखाई दे रही है। यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पर बेंजीन की डबल रिंग दिखाई दे रही है। तो जब डबल रिंग दिखाई दे रही है इसे तो हम बेंजीन कहते हैं, लेकिन जब बेंजीन के 2 रिंग किसी यौगिक में मौजूद है तो इसे कहा जाता है नेप्थेलीन। यहाँ भी आप देखेंगे जो डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है या एकल बंध और डबल बॉन्ड जो है एकांतरित क्रम में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर एक और दूसरी संरचना भी आपके सामने बता सकते हैं। एक संरचना इस प्रकार की है, यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है इस प्रकार से। तो यहाँ जो 3 बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है मतलब प्रत्येक यौगिक ऐसा इसमें होगा जिसमें प्रत्येक में एक एक बेंजीन रिंग की उपस्थिति होगी। जब बेंजीन रिंग की उपस्थिति होगी तो उस यौगिक को हम कहेंगे बेंजीनॉइड यौगिक। जैसे हमने इसमें इस यौगिक को कहा बेंजीन, उसी प्रकार से जब 2 बेंजीन रिंग इसमें दिखाई दे रही है तो इसे हम नेप्थेलीन कह रहे हैं, और जब 3 बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है तो इसे एंथ्रासीन कहा जाता है, एंथ्रासीन। तो ये एक बेंजीनॉइड यौगिक है। और यदि एरोमेटिक यौगिक में जिसमें एक सुगंध होती है, और ऐसे यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, यदि बेंजीन की स्ट्रक्चर यदि किसी यौगिक में मौजूद है तो उस यौगिक को हम कहेंगे बेंजीनॉइड यौगिक, और यदि बेंजीन की संरचना यदि उसमें नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड। तो इसकी स्ट्रक्चर आप इस प्रकार देख सकते हैं नॉन बेंजीनॉइड के लिए। नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड संरचना या यौगिक कह सकते हैं इसे। नॉन बेंजीनॉइड यौगिक में बेंजीन की संरचना नहीं होगी, और जब बेंजीन की संरचना नहीं होगी तो उसको हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन, ये जो ट्रोपोलोन स्ट्रक्चर है बेंजीन की संरचना इसमें नहीं है, क्योंकि बेंजीन की संरचना में आपने देखा कि एकांतरित क्रम में मतलब द्विबंध और एकल बंध जो है एकांतरित क्रम में दिखाई देते थे, लेकिन जो नॉन बेंजीनॉइड यौगिक है उसमें ये संरचना आपको नहीं दिखाई देगी कि बेंजीन रिंग यहाँ पर मौजूद हो। जैसे हम बेंजीन रिंग के लिए आपको बता चुके हैं कि ये संरचना इस प्रकार की होगी।
इस प्रकार की यदि संरचना है तो ही उसको हम बेंजीनॉइड यौगिक कहेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार की स्ट्रक्चर है तो उसे हम कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, जिसे उदाहरण के रूप में ट्रोपोलोन है। नेक्स्ट है विषम चक्री यौगिक। विषम चक्री यौगिक नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि अभी तक हमने देखा कि समचक्री मतलब होता है जब कार्बन और हाइड्रोजन ही किसी यौगिक में मौजूद होंगे तो उसे हम कहेंगे समचक्री। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरे परमाणु यदि किसी संरचना में मौजूद होते हैं तो उसे हम कहते हैं विषम चक्री। लेकिन यहाँ पर विषम चक्री में ये बात ध्यान देने योग्य है कि विषम चक्री यौगिक उसे कहेंगे हम कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा बहुसंयोजी परमाणु होगा। बहुसंयोजी परमाणु। तो बहुसंयोजी परमाणु कौन से परमाणु होते हैं? यदि हम बहुसंयोजी परमाणु की बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सभी बहुसंयोजी परमाणु के रूप में होते हैं जिनकी संयोजकता अधिक होती है या इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। यहाँ सल्फर में आप देखिए, सल्फर में इसकी संख्या 6 होती है। यदि इनको ध्यान में रख करके यदि कोई यौगिक बनाया जा रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तो उन यौगिकों को हम कहेंगे विषम चक्री यौगिक। तो विषम चक्री यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं, तो इसे हम इस प्रकार से आपको बता सकते हैं। तो नॉन बेंजीनॉइड ये हो चुका है। नेक्स्ट है विषम चक्री यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। तो विषम चक्री यौगिक को हम 2 भाग में विभाजित करते हैं और ये 2 भाग हैं नंबर 1 है एलिसाइक्लिक विषम चक्री यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक। यहाँ इसको हम बेंजीनॉइड भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया आपको, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। विषम चक्री यौगिक। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एलिसाइक्लिक यदि विषम चक्री यौगिक की बात हो रही है तो एलिसाइक्लिक में स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी, CH2 O। इस प्रकार से यदि हम, क्योंकि इसके पहले हमने आपको एलिसाइक्लिक समचक्रीय यौगिक के बारे में आपको बताया था कि जो समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो संरचना इस प्रकार की होती है, CH2 इस प्रकार से इसको हम समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इसे हम कहेंगे समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक और जो CH2O है इसे हम कहेंगे एलिसाइक्लिक विषम चक्री यौगिक। इसे हम एलिसाइक्लिक विषम चक्री यौगिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन मौजूद है, इसका यदि हम नामकरण करें तो इसे हम इस रूप में करते हैं कि यहाँ पर जो CH2 है, इसे CH2 जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो इसे हम कहते हैं मेथॉक्सी मीथेन। इसका नाम होगा मेथॉक्सी मीथेन होगा और इसे हम कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर
आप देखिए CH2 है, इसे हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, जो कि एक एलिसाइक्लिक समचक्री यौगिक है। इसको और दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे कि इसे और उदाहरण द्वारा बताया जा सकता है। CH3, इसको हम CH2 O। तो यहां पर इसे हम कह सकते हैं एथॉक्सी एथेन, या इसे हम कह सकते हैं मेथॉक्सी प्रोपेन। तो यहां पर आप देखिए, इसे आप यहां से ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके इसे हम कहेंगे मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन है, मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक है, एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक, जैसे कि हम विषम चक्रीय यौगिक के लिए बात करते हैं, तो विषम चक्रीय यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन या दूसरे बहुसंयोजी परमाणु मौजूद होंगे, तो उसे हम विषम चक्रीय यौगिक कहेंगे। लेकिन अगर ये एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक है तो इनमें आप देखेंगे कि इनका मान यदि हम निकालें, इनके सूत्र के आधार पर देखें, तो यहाँ पर यदि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका नाम है मेथॉक्सी मेथेन, जहाँ पर ऑक्सीजन एक बहुसंयोजी परमाणु के रूप में इसमें मौजूद है, तो ये कहलाएगा एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक। दूसरा है एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। इसकी स्ट्रक्चर हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको। इसको इस रूप में ले सकते हैं। यहाँ पर N है, तो ये हो जाएगा, इसका नाम है पीरिडीन। इसे हम इस रूप में भी ले सकते हैं, CH 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 CH। यहाँ पर इस प्रकार से आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा। तो ये जो संरचना है, यहाँ पर CH की जगह पर आपको यहाँ पर नाइट्रोजन डालना है। तो जैसे ही नाइट्रोजन यहाँ पर आएगा तो इसका नाम हो जाएगा विषम चक्रीय यौगिक, इसे आप कहेंगे पीरिडिन। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो कि एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक के लिए हमने आपको पहले बताया है कि जो एरोमेटिक यौगिक होंगे, एक तो बेंजीनॉइड होंगे या फिर नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड है तो यहाँ पर बेंजीन रिंग का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि बेंजीन रिंग नहीं है तो उसे हम कहेंगे नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम विषम चक्रीय यौगिक की बात कर रहे हैं तो विषम चक्रीय यौगिक में ये होगा कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई दूसरा बहुसंयोजी परमाणु है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर नाइट्रोजन लिया है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर है, इसका मतलब है ये यौगिक क्या कहलाएगा, विषम चक्रीय यौगिक कहलाएगा। तो विषम चक्रीय यौगिक यहाँ पर पीरिडिन के रूप में मौजूद है। तो ये पीरिडिन यहाँ पर एक विषम चक्रीय यौगिक के रूप में है जो कि एरोमेटिक यौगिक है। यदि यहाँ पर हम थायोफेन की बात करते हैं तो इस प्रकार से थायोफेन की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी। ये 5 सदस्यीय स्ट्रक्चर है, यहाँ पर S होगा, यहाँ CH होगा, इस प्रकार से CH डबल बॉन्ड, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी। तो ये हो गया आपका थायोफेन। तो इस प्रकार इसको
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे भी बहुसंयोजी परमाणु मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसे हम एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। इस संरचना को आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिकों का हमने नामकरण बताया, आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण बताया कि जिसमें आपने दो श्रृंखलाएं आपने देखी, एक तो खुली श्रृंखला और एक बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला में आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा। बंद श्रृंखला के बारे में आपने देखा कि किस प्रकार से समचक्रीय और विषम चक्रीय यौगिकों को हम विभिन्न प्रकार के उदाहरण के द्वारा इसे समझाया हमने। इसी प्रकार से समचक्रीय यौगिकों में एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक थे। एलिसाइक्लिक यौगिक में हमने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है, इसमें कार्बन का अनुपात हाइड्रोजन के अनुपात से जस्ट आधा होता है। उसी प्रकार से आप देखिए एरोमेटिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं और एरोमेटिक मीन्स जो जिसमें सुगंध होती है, एक गंध होती है, एक सुगंध होती है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। और ये इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक बेंजीनॉइड यौगिक और दूसरे होते हैं नॉन बेंजीनॉइड यौगिक। यदि हम बेंजीनॉइड यौगिक की बात करें तो आपने देखा ही होगा कि जिसमें भी बेंजीन की रिंग पाई जाती है उसे हम बेंजीनॉइड संरचना बताते हैं, जिसमें आप बेंजीन की बात कर सकते हैं, जिसमें C6H6 के रूप में हमने इसकी पहले आपको संरचना बताई थी। ठीक इसी तरह यदि नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है तो इसमें आप देखेंगे कि यदि नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होगा, बेंजीन की संरचना तो होगी नहीं, तो इसकी संरचना बिल्कुल इससे डिफरेंट होगी। जैसे हम देख सकते हैं कि नॉन बेंजीनॉइड के लिए स्ट्रक्चर हमने आपको बताई थी। इसमें स्ट्रक्चर हमने कौन सी स्ट्रक्चर आपको बताई थी कि यहाँ जो स्ट्रक्चर होगी, जो ट्रोपोलोन की स्ट्रक्चर होती है, वो बेंजीन से बिल्कुल डिफर होती है या भिन्न होती है। ठीक इसी तरह आप देखिए विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में आपको बताया कि विषम चक्रीय यौगिक दो प्रकार के हैं, एक एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक और दूसरे एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। यदि एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक होंगे तो यहाँ पर जैसे हमने एलिसाइक्लिक समचक्रीय यौगिकों के रूप में बताया है, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा अंतर होगा कि यहाँ पर एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक होंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा। जैसे हम ईथर का नामकरण करते हैं, ठीक इसी तरह हम एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण करेंगे। एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक में यहाँ पर एरोमा होगा, एक सुगंध होगी, और यहाँ इसकी जो संरचना होगी, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई बहुसंयोजी परमाणु यहाँ पर मौजूद होगा जिसकी संयोजकता अधिक होगी, जैसे कि हम नाइट्रोजन और सल्फर की बात करते हैं। तो अब इसमें आगे आप देखिए कि यहाँ जो क्रियात्मक समूह होता है वो किस प्रकार से, कितने रूपों में आप देख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह होंगे। नेक्स्ट है तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर हम क्रियात्मक समूह के बारे में बताते हैं आपको। क्रियात्मक समूह वह समूह होता है जो किसी भी यौगिक की एक पहचान को बताता है कि वह यौगिक में ये गुण होंगे, कि उस यौगिक में ये भौतिक गुण होंगे, यह इस प्रकार से इन यौगिकों के साथ क्रिया करेगा या इस परीक्षण के द्वारा ये रिजल्ट आएगा। तो ये बताने के लिए हम क्रियात्मक समूह का परीक्षण करते हैं। इसमें आप यदि हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन भी इसमें आ जाएगा क्रियात्मक समूह के रूप में, जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है या एकल बंध होता है। यदि हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन में आप देखेंगे, आपको हम बता चुके हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में कि कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है, और जब कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाएगा तो उसे हम एल्कीन कहेंगे। यह भी एक क्रियात्मक समूह के रूप में मौजूद होता है। तीसरा है एल्काइन, C3C। तो इस प्रकार से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चौथा है हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह। तो
तो यदि हाइड्रोक्सी समूह की बात हो रही है तो यहाँ पर OH समूह होगा। तो OH समूह है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी समूह। यह भी एक क्रियात्मक समूह होता है जो किसी भी एल्किल मूलक के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एल्किल मूलक होता है उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। यह है एल्किल मूलक। R का मतलब है एल्किल मूलक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ आपको एल्किल मूलक दिखाई देगा। तो ये अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ हम कोई उदाहरण देना चाहें तो यहाँ पर हम इसके लिए उदाहरण आपको एल्केन का बता सकते हैं। एल्केन दे सकते हैं, कोई भी एल्केन हो सकता है। यहाँ पर मेथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, जैसे कि हमने अभी इसके पहले आपको बताया है मेथेन, एथेन, प्रोपेन। तो यहाँ पर एक आध उदाहरण आप दे सकते हैं मेथेन। ठीक इसी तरह आप देखिए यहाँ पर यदि एल्कीन की बात हो रही है तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होगा। जब कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है तो इसे हम एल्कीन कहते हैं। और इसका एक उदाहरण है मेथीन या मेथिलीन बोल सकते हैं या एथिलीन बोल सकते हैं। आप इसे एथिलीन के रूप में बता सकते हैं, एथिलीन। ठीक इसी तरह यदि हम कार्बन और कार्बन त्रिबंध की बात कर रहे हैं तो ये एल्काइन होगा। और इसके लिए उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर एथाइन। ठीक इसी तरह यदि हम चौथे नंबर पर देखिए जो हाइड्रोक्सी समूह है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह हम किस रूप में ले रहे हैं? एक क्रियात्मक समूह के लिए रूप में ले रहे हैं। और यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह के रूप में यदि लें तो इसको हम ROH लिख सकते हैं और ये होगा एल्कोहल। एल्कोहल। ठीक इसी तरह आप देखिए यहाँ पर पांचवा नंबर है, पांचवा क्रियात्मक समूह है नाइट्रो समूह। नाइट्रो समूह, यदि हम नाइट्रो समूह की बात करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रो समूह में NO2 एल्किल मूलक के साथ NO2 समूह जुड़ा होगा। जब NO2 समूह जुड़ा होगा तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन लिख सकते हैं इसे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रो समूह है, नाइट्रो समूह भी एल्किल मूलक के साथ जुड़ेगा और एल्किल मूलक के साथ जुड़ने के बाद ये एक यौगिक का निर्माण करेगा जिसे हम कहेंगे नाइट्रो एल्केन कहेंगे। ठीक इसी तरह छठवां नंबर है यहाँ पर साइनाइड। साइनाइड समूह। साइनाइड समूह की बात करें यहाँ पर तो साइनाइड समूह में साइनो समूह होता है, CN होता है। और ये जो साइनाइड समूह है इसमें हम CN लिखते हैं। तो साइनाइड समूह के आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं साइनाइड। तो यहाँ पर यदि इसे हम कहेंगे, इसको यदि हम यहाँ RCN ले रहे हैं तो यह हो जाएगा एल्किल साइनाइड। इसका नाम होगा एल्किल साइनाइड। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका छठवां नंबर हो गया। नेक्स्ट है सातवां नंबर NC आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। जैसे हम साइनाइड की बात कर रहे हैं, साइनाइड समूह की बात कर रहे हैं, ठीक इसी तरह आप देखेंगे आइसोसाइनाइड समूह है। और ये जो आइसोसाइनाइड समूह है ये इस रूप में होगा NC के रूप में होगा, NC के रूप में होगा। और ये NC है इसीलिए इसको हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। और ये आइसोसाइनाइड में इसे कहते हैं हम कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये तो हो गया आपका साइनाइड समूह। नेक्स्ट है आठवां एमिनो समूह। एमिनो समूह।
एमिनो समूह की बात कर रहे हैं तो एमिनो समूह में आप देखेंगे यहाँ पर NH2 होगा एल्किल समूह के साथ NH2 होगा, और इस प्रकार से यदि NH2 है तो इसको हम कहेंगे एमिनो समूह, और ये होगा एल्किल एमीन, इसे हम कहेंगे एल्किल एमीन। तो यहाँ पर यदि हम कोई भी एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन से एल्किल का निर्माण हो रहा है, और यदि एमिनो समूह उसके साथ जुड़ेगा तो उसे हम कहेंगे मेथिलेमिन बोल सकते हैं, प्रोपिलेमिन कह सकते हैं, किसी रूप में इसका नामकरण किया जा सकता है। 9वां है एनहाइड्राइड या एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह की बात करें तो एल्डिहाइड समूह में आप देखेंगे यहाँ पर CHO होता है, CHO है तो इसे हम कहेंगे एल्किल हैलाइड, या इसे कहा जाएगा एसिड एल्डिहाइड। एक एग्जाम्पल के रूप में यदि हम देखें तो इसे हम एसिड एल्डिहाइड कहेंगे, और यदि हम यहाँ पर कार्बन की संख्या यदि 3 ले रहे हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रोपियोन एल्डिहाइड भी हो सकता है, ब्यूटियोन एल्डिहाइड भी हो सकता है यहाँ पर। और यदि विभिन्न रूपों में इसका नामकरण करें हम तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड के रूप में या विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रूप में हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के यौगिकों में यहाँ पर कई नामकरण हो सकते हैं, उनका नामकरण हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। नेक्स्ट है कीटोन समूह, कीटोन समूह। यदि हम कीटोन समूह की बात करते हैं तो कीटोन में कई ऐसे यौगिक आते हैं जिनका नामकरण हम इसमें कर सकते हैं। कीटोन के लिए यहाँ पर जो समूह होगा ये होगा C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, और ये ऑक्सीजन आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन द्विबंध के रूप में जुड़ा हुआ है, और यहाँ जो ये सिंगल लाइन आपको दिखाई दे रही है, एकल बंध दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एल्किल समूह होता है, और ये एल्किल समूह कीटोन में 2 हो सकते हैं, और यहाँ इसको हम इस रूप में ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 लाइन आपको यहाँ डालनी है। जब 2 लाइन डाल रहे हैं इसका मतलब है जो एल्किल समूह यहाँ पर आप लिख रहे हैं वो यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे कीटोन। तो ये 2 प्रकार का होता है, सरल भी हो सकता है या मिश्रित, दोनों ही रूपों में आपको ये कीटोन मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 10वां नंबर जो मैंने आपको कीटोन समूह के बारे में बताया था, तो ये सरल कीटोन के रूप में भी होगा और मिश्रित कीटोन के रूप में भी हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है ईथर, ईथर समूह। ईथर के बारे में आप सभी जानते हैं, ईथर को यदि खुला छोड़ दें तो आसानी से उड़ जाता है या वाष्पीकृत हो जाता है। तो ईथर के लिए हम बात करें तो ईथर में आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन होता है और दोनों ओर एल्किल समूह मौजूद होते हैं। जब दोनों ओर एल्किल समूह मौजूद होंगे तो उसे हम कहेंगे ईथर समूह। और इसमें ईथर समूह में यहाँ पर दोनों ही समूह जो यहाँ पर एल्किल समूह के रूप में मौजूद होंगे यहाँ पर, तो यह भी जिस प्रकार से कीटोन के बारे में हम बात करते हैं कि जो कीटोन होता है वो सरल भी हो सकता है और मिश्रित भी हो सकता है। यदि सरल कीटोन हो रहा है तो उसे हम सामान्य रूप में नामकरण करते हैं, यदि मिश्रित है तो उसको मिश्रित रूप में हम नामकरण करेंगे। तो नेक्स्ट है ईथर समूह। इसको हम इस प्रकार से सरल या मिश्रित कीटोन के रूप में नामकरण करते हैं। तो सरल या मिश्रित कीटोन के रूप में हम इसका नामकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है पारवा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड समूह की बात करें तो यहाँ पर जो एसिटिक एनहाइड्राइड होता है उस रूप में यदि हम देखें तो यहाँ इसे हम लिख सकते हैं CO इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ 2 एल्किल समूह आ सकते हैं और ये 2 एल्किल समूह यहाँ पर मौजूद होंगे और ये एनहाइड्राइड के रूप में यहाँ पर इसका नामकरण किया जाएगा, एनहाइड्राइड। या इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं
CO का होल ट्वाइस O। इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर हमको एल्किल समूह जोड़ना है और उसके साथ जो भी क्रियात्मक समूह है वो जुड़ेगा और इस प्रकार से एल्किल समूह की निर्मित होगी। और ये आप देखिए कि यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं, तो क्रियात्मक समूह के साथ एल्किल समूह जुड़ेगा और ये एल्किल मूलक की प्राप्ति होगी, एल्किल मूलक समूह की। नेक्स्ट है 13वां नंबर है यहाँ पर एमिडो समूह या एमाइड दे सकते हैं हम, ऐसे एमाइड समूह लिख सकते हैं। एमाइड समूह में CONH2 होता है, CONH2 इसे हम एमाइड कहते हैं। तो R इसके साथ जुड़ेगा या एल्किल मूलक इसके साथ जुड़ेगा, जैसे कि हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर जो आपको एकल बंध दिखाई दे रहा है, एकल बंध के स्थान पर आपको यहाँ पर एल्किल मूलक जोड़ना है और ये एल्किल मूलक जैसे ही आप जोड़ देंगे तो ये एक एल्किल एमाइड समूह निर्मित हो जाएगा। तो इस आधार पर इसे हम कहेंगे एल्किल एमाइड। ये जो एल्किल एमाइड है ये इसका जनरल नाम है या एक सामान्य नाम कह सकते हैं इसे। तो ये एल्किल एमाइड का नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है एमिडो समूह। एमिडो समूह में यहाँ पर होगा NH2 NH2 की जगह पर यहाँ पर NH हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसको R2। तो यहाँ पर हम यहाँ 2 एरो डालेंगे NH के सामने में, इस प्रकार से तो ये हो जाएगा एमिडो समूह। तो ये एमिडो समूह आपको प्राप्त हो जाएगा। एल्किल एमीन कहेंगे इसे हम, और ये जो एल्किल एमीन है ये द्वितीयक एमीन के रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रियात्मक समूह आपको पढ़ने को मिलेंगे। आगे हम इसे विस्तार से बताएंगे। ये एक कॉमन चर्चा के रूप में है, एक सामान्य चर्चा के रूप में है कि आपको इससे भी ज्यादा क्रियात्मक समूह पढ़ने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन सभी क्रियात्मक समूह को आपको एल्किल समूह से जोड़ना है और उनका आपको नामकरण करना है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह कितने प्रकार के हैं। और यदि हम बहुत सारे कार्बनिक यौगिक की बात करें तो 70 लाख कार्बनिक यौगिक प्रकृति में विद्यमान है। इसके अलावा भी दूसरे कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन यदि हम जानकारी के रूप में देखें तो 70 लाख कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मौजूद है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक की पहचान होती है। यदि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ना हो तो हम उस कार्बनिक यौगिक को पहचान नहीं सकते। थैंक यू।